हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल सभी लोगों का? एक बार कमेंट करके बता दो सभी का हाल चाल कैसा है, बढ़िया है कि नहीं? और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं? तैयारी ठीक ठाक है कि या फिर बढ़िया है? एक बार कमेंट करके बता दो। ठीक है, जल्दी से। और सभी लोग बताएगा, ठीक है, कि सबका बोर्ड एग्जाम का टारगेट कितना है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। ठीक है, मुश्किल से हमको लगता है आप मान लो तो 2 महीने हैं मुश्किल से, क्योंकि उसमें से भी हमको 1 महीने पढ़ना है और लास्ट का 1 महीना बस रिवीजन करना है। जितना पढ़े हैं बस रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, याद करना है, लिखना है, सब प्रैक्टिस करना होता है 1 महीना। ठीक है, तो सभी लोग अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएगा और बता के जाएगा सर जी मेरा इतना टारगेट है, और हम इसे अचीव कर कर रहेंगे। क्योंकि देखो, जब तक टारगेट सेट नहीं करोगे तब तक पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, कुछ भी टारगेट सेट करो कि यार हमें अपने स्कूल में टॉप करना है, मतलब मस्त नंबर लेके आना है एकदम। ठीक है, ये पूरा मोहल्ले में पूरा एकदम मस्त नंबर लेके आना है। कुछ भी अगर टारगेट सेट किए रहोगे तो उसके डर के लिए तुम पढ़ोगे, या वैसा पाने के लिए तुम पढ़ोगे उस चीज़ को ना। तो वैसे तो पढ़ने का मन करेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो सभी लोग टारगेट लिखेगा और उम्मीद करेंगे कि सब लोग उस चीज़ को अचीव भी करेगा। और विशेष भी है भैया, सब लोग भी करो, अच्छे से करो। ठीक है, ठीक है, चलो। देखो, आज की क्लास में हम लोग, ठीक है, एक नई शुरुआत करेंगे। आज से हम लोग, ठीक है, मतलब 2 चैप्टर 3 चैप्टर के एक साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जो थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, समझने वाले क्वेश्चन होंगे, उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इन सब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हमसे बच जाएगा। ठीक है, इन सब क्वेश्चन करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार चलो, अब इन सब क्वेश्चन, मतलब इन सब चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा हम सारा कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, और जितने क्वेश्चन हम करवाएंगे इन सभी क्वेश्चन का प्रॉपर फिर से नोट्स बनाना। देखो, नोट्स बनाना है, लिखना है, क्योंकि अगर तुम कोई चीज लिखते हो ना तो वो हमेशा के लिए तुम्हें याद रहता है। गलत लिखोगे तो भी याद रहेगा, सही लिखोगे तो भी याद रहेगा। ठीक है, बस लिखना पड़ेगा, अगर लिखोगे तभी, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। तो उम्मीद करेंगे तुम लोग मेरी बात मानोगे और चीज़ों को लिखोगे बढ़िया तरीके से एकदम। ठीक है, चलो तो शुरू करें। आज देखो हम लोग चैप्टर 1 से लेके, ठीक है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे, लॉजिकल होंगे, समझने वाले होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि तुम सभी लोग मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पेन और कॉपी निकाल लो, रेडी हो जाओ, क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ना, फिर इसको सॉल्व करना, और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना कि क्या आंसर तुम्हारा आया। ठीक है, फिर मेरे आंसर से मैच करना कि सही है कि नहीं। अगर सही है तो बढ़िया से स्माइल करना, और अगर सही नहीं होगा तो भैया क्या करोगे, देखोगे, समझोगे, और फिर कसम खा लेना कि अब दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, पढ़ो पढ़ो एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्या लिखा है, बोला है संख्या 716 को से, मतलब एक संख्या है, क्या है नहीं पता, इसको मान लो x। ठीक है, संख्या 716 को एक संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 21 आता है और शेषफल 23 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करो। देखो सुनो, ऐसे सोचो, 716 है, अब इसको किसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं। संख्या क्या हमको नहीं पता, तो भैया मान लो संख्या वो x है, हम संख्या x से भाग दिए। ठीक है, संख्या x से भाग देने पर भागफल कितना आया, 21 आया। भागफल 21 आ गया, और जब इसको सॉल्व किए तो लास्ट में शेषफल कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है, तो संख्या क्या ये हमको बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे तुम बचपन में जब तुम भाग देते होगे, थोड़े से बड़े हो गए होगे, तो हम भाग देते हैं तो मेरा आंसर सही है कि नहीं, इस चीज को चेक करने का एक तरीका होता था। जो लोग बोलते थे कि भाज्य मतलब भाजक, वही ना, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसको क्या क्या बोलते हैं हमको पता ही नहीं, भी भूल जा रहा है। ठीक है, जो भी है जानो कि यार
इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इसको इसमें प्लस करते हैं, ठीक है। अगर इसके बराबर आ गया तो बोलते हैं कि मेरा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। ये बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं कि 716 ये होता है ना। अगर हम x का गुणा 21 से करेंगे प्लस में 23 करेंगे तो बराबर इसके आना चाहिए, ठीक है। इसका गुणा इससे करते हैं प्लस में इसको जोड़ते हैं तो बराबर इसके आना चाहिए। अगर आएगा तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। अब क्योंकि ये इससे भाग दिया गया है, आंसर 21 आया है, शेषफल 23 है, तो मतलब यही हुआ ना कि इसका भैया इससे गुणा करो प्लस में ये करो तो बराबर ये आएगा, बस। अब इसी को सिंप्लीफाई करो, सभी लोग सॉल्व करो, बताओ कमेंट करके कि आंसर कितना आएगा। अब इतना करने के बाद बता सकते हो कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। फटाक से बताओ। पहले देखो प्लस 23 है, हमेशा पहले हम लोग प्लस माइनस वाले को ट्रांसफर करते हैं। अगर प्लस 23 है तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 716 माइनस में 23 बराबर कितना होगा x गुणे 21, इतना हो जाएगा। घटा देंगे तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 9, ये बचेगा 6 बराबर कितना x गुणे 21। अब 21 को इसके बटे में भेज दोगे कितना आ जाएगा 693 बटा में 21 बराबर x। अब आराम से 21 से भाग दे दो, बताओ आंसर कितना आएगा। अगर सही से ही भाग दोगे तो आंसर सही से आएगा, और गलत गलत भाग दोगे तो आंसर गलत गलत आएगा। और क्या, सीधी सी बात है, नो बकवास है। उम्मीद करेंगे समझे होगे। आंसर आएगा 63 3 बार में ना, तो आएगा आंसर 33, ठीक है। तो जिसका भी आंसर 33 है, ठीक है भाई साहब, आंसर 33 एकदम सही है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलो ऐसे करना। अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुमको देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको सॉल्यूशन करके दिखाना नहीं होता है, हमें बस खुद करना होता है, खुद समझना होता है, बस बात खत्म। तुम खुद समझे बस बात खत्म, ये आंसर आ गया। आओ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बताओ। सेकंड क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सअभाज्य संख्या क्या होती है? देखो अभाज्य संख्या बता दे रहे हैं। अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो किसी से न कटे उसे बोलते हैं सअभाज्य संख्या, ठीक है। और सअभाज्य का मतलब भी वही चीज, वैसी संख्या जो वैसी दो संख्या है, वैसी दो संख्या जो किसी से न कटे उसे बोलते हैं सअभाज्य संख्या। किसी से मतलब किसी एक ही संख्या से। डिफिनेशन होता है वैसी दो संख्याएं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। कॉमन भाषा में कि ऐसी दो संख्याएं जो किसी एक ही संख्या से न कटे उन्हें बोलेंगे सअभाज्य संख्या, मतलब कटेगा नहीं, उसे बोलते हैं सअभाज्य संख्या। जैसे देखो अगर लिखा है 14/35 तो ऐसा कोई संख्या, तुम सोचो क्या ऐसी कोई संख्या है जो 14 को और 35 को दोनों को काट सकता है? ऐसी कोई संख्या है जो 14 को और 35 को दोनों को काट सकता है? तो बोलेंगे 7 दूना 14, 7 पच्चीस 35। 7 के पहाड़ा में दोनों कट जाएगा, तो 7 और 35 तो दोनों एक संख्या से कट जा रहा है 7 से, तो ये मतलब सअभाज्य नहीं है ये चीज। तो वही सोचो, इसे अभाज्य संख्या मतलब वो संख्या जो किसी से न कटे, सअभाज्य मतलब वैसी दो संख्या है जो किसी भी एक संख्या से न कटे एक साथ, बस अलग अलग कट सकता है लेकिन एक ही संख्या से न कटे। जैसे देखो 18/25 है, देखो 25 है तो 5 से कटेगा, देखो 25 है ना तो 5 से कट जाएगा, 18 है 2 से कटेगा, 9 से कटेगा, कट जाएगा। लेकिन ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, इसलिए बोलते हैं कि वैसी दो संख्याएं, वैसी दो संख्याएं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, मतलब कॉमन, मतलब ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। कोई संख्या है, ऐसी कोई संख्या है जो 18 को और 25 को दोनों को काटता है? ऐसा कोई नंबर है जिसके पहाड़ा में 18 और 25 दोनों आता है? नहीं ना। तो ये क्या है? ये अभाज्य संख्या, ये सअभाज्य संख्या। तो बोलोगे
ऐसी दो संख्याएं जो किसी एक ही संख्या से न कटती हो उन्हें बोलेंगे सअभाज्य संख्या। बस बात खत्म, सीधी बात। ठीक है, देखो 3193 तो 31 से कट जाएगा, ई भी कटेगा, ई भी कटेगा, 31 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, कट जाएगा ना। अगर एक ही संख्या से दोनों कट जा रहा है इसका मतलब वो सअभाज्य नहीं है। सअभाज्य का मतलब किसी से नहीं कटेगा, मतलब किसी एक ही संख्या से दोनों नहीं कटेंगे, ये बात। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ क्या आएगा। बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। मतलब वह संख्या बताओ जिससे अगर हम 70 को भाग देते हैं या 125 को भाग देते हैं तो शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। देखो ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन से कर लो, सोच लो ऐसा कौन सा ऑप्शन ले कि भैया भाग, अगर 70 को भाग दे तो 5 बचे, 125 भाग दे तो 8 बचे। जैसे मान लो 11 लो, अगर मान लो हम बोलते हैं आंसर 11 है, अगर 11 से 70 को भाग देंगे तो 11 छक्का 66 तो 4 बचेगा, लेकिन बोला है 5 बचना चाहिए, खत्म हो गया, नहीं होगा आंसर। 13 लो, अगर 13 से 70 को भाग देंगे 13 25 65, 5 बचेगा, ठीक है। 13 से भाग दो 125 को, 13 9 117 बचेगा 8, ठीक है, मतलब 13 आंसर हो गया, बात खत्म। लेकिन सर इसके सॉल्व करने का सही प्रोसेस क्या होगा, ये तो ऑप्शन से बता दिया, अब ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा बताओ, सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा, ध्यान सुनना। तो जो सॉल्व करने का प्रोसेस होगा हीरो ना, वो क्या होगा, हम बोलेंगे, सोचो ऐसे कि अगर कोई संख्या है, सोचो मान लो अगर वो संख्या x है, सोचो ऐसे मान लो अगर वो संख्या x है, अगर हम x से 70 को भाग दे रहे हैं ना तो कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, कितना बच जा रहा है, 5 बच रहा है ना। तो इसका मतलब इस x के पहाड़ा में क्या आ रहा होगा, 65 आ रहा होगा, ये बोलोगे ना। अगर 5 बच जा रहा है इसका मतलब क्या, जो x है x के पहाड़ा में कितना आ रहा होगा, 65 आ रहा होगा, क्योंकि जब x के पहाड़ा में 65 आएगा तभी ना 70 में से 65 घटाएंगे तो 5 बचेगा शेषफल। उसी तरह उसी x से अगर हम भाग करेंगे 125 को, अब बोला कि 125 को भाग देने पर कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, तो x के पहाड़ा में क्या आ रहा होगा, तो 117 आ रहा होगा, तभी ना 8 बच रहा है, ठीक है। तो मतलब जो x है उसके पहाड़ा में 65 आएगा और 117 आएगा। तुम सोचो, अब इस बात को देखो, समझो, इस बात को थोड़ा फील करो, थोड़ा समझो, ठीक है, कि अगर कोई नंबर है, सोचो ऐसे, समझो इससे, देखो अगर कोई नंबर है, अगर उससे हम लोग 70 को भाग दे रहे हैं, सोचो अगर 70 को भाग दे रहे हैं, 70 को भाग दे रहे हैं तो 5 बच जा रहा है, 70 को भाग दे रहे हैं तो 5 बच जा रहा है, इसका मतलब उसके पहाड़ा में कितना आएगा, 65 आएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर है 125 है, इसको अगर हम भाग दे रहे हैं तो 8 बच जा रहा है, इसका मतलब उसके पहाड़ा में क्या आएगा, 117 आएगा, ठीक है। तो तुम सोचो कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहाड़ा में 65 और 117 आता है, क्योंकि जिसके पहाड़ा में 65 और 117 आएगा उसके पहाड़ा में दोनों ही नहीं करेगा, सीधी बात है। क्योंकि अगर 65 आएगा तो 5 बचेगा, ये आएगा तो 8 बचेगा। तो तुम सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जो 65 को पूरा का पूरा काट दे और 117 को भी पूरा का पूरा काट दे। तो वो संख्या कैसे पता करते, तो मौसा से, तो बोलेंगे 65 और 117 का मौसा, मौसा निकाल लो भैया, जो मौसा आएगा वही क्या होगा, तुम्हारा आंसर होगा। तो 65 और 117 का निकालेंगे मौसा हम, समझे कि नहीं, बोलोगे 70 माइनस 5 65, 125 माइनस 8 बराबर 117, तो 65 और 117 का जो मौसा होगा जब निकालोगे तो आंसर आएगा 13, तो आंसर आएगा 13। तो मौसा से करेंगे, क्योंकि भाग देना मतलब मौसा, काट दे, एकदम मस्त दे, एकदम मसल दे एकदम, तो मसलना मतलब काटना, तो वही मसा निकालेंगे, 65 16 का मसा। चलो
बताओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बताओ क्या आएगा? बोला है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना होगा? घातों का योग कितना होगा? फटाक से बताओ जल्दी से। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। घातों, अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा? घातों का योग, घातों का योग। भाग दो ना यार, चलो हम कर रहे हैं, तुम लोग 2 से भाग करोगे 7 2 आएगा, 2 से भाग करोगे 3 6 आएगा, 2 से भाग करोगे 1 8 आएगा, 2 से भाग करोगे 9 आएगा, 3 से भाग करोगे 3 आएगा, 3 से भाग करोगे 1 आएगा। इतना आएगा। ठीक है, अब करो, देखो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 3 गुड़े 3, घात कितना है देख लो, घातों का योग निकालना है। घात देखो कितना है, 4 है, 2 है, 6 आएगा। घातों का योग निकालना है ना। अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग पूछा है, जो घात होगा उसका योग कितना होगा? घातों का योग। तो ये 4 है, ये 2 है, तो 4 और 2 उम्मीद करेंगे सबको जोड़ने आएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? फटाक से बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? बोला है समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो उस केस में क्या प्रतिबंध होता है, ये पूछ रहा है। केस पढ़े होगे ना, केस पढ़े होगे ना कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तब क्या केस होता है? जब दो रेखाएं आपस में क्या होता है, संपाती होता है, तब क्या केस क्या होता है? जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती तब क्या केस होता है? ठीक है, देखो जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तब ये केस होता है। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तब ये वाला केस होता है। ठीक है, जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो ये वाला केस होता है। ठीक है, और जब दो रेखाएं आपस में संपाती होती है एक के ऊपर एक तो ये होता है। ठीक है, अब कोई हल नहीं कब मिलता है? देखो जब प्रतिच्छेद करती हैं तो बोलते हैं एक हल है, एक हल है, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, तब ये बोलते हैं। ठीक है, समांतर में क्या बोलते हैं? समांतर में क्या बोलते हैं? समांतर में बोलते हैं कोई हल नहीं है। समांतर में बोलते हैं कोई हल नहीं है। ठीक है, और संपाती में क्या बोलते हैं? अनंत हल है। क्या बोलते हैं? अनंत हल है। अब देख लो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बस बता दो। बोला है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं कब होता है? समांतर में, तो ऑप्शन नंबर बी। बस केस अच्छे से याद रहे, और ये इसमें तीनों केस सबको एकदम रटा होना चाहिए ना, एकदम रटा होना चाहिए। जब तीनों बराबर तो बोलते हैं संपाती है, मतलब अनंत हल है। दो ठो बराबर एक ठो बराबर नहीं है, मतलब समांतर है। पहले ही बराबर नहीं है, पहले ही लड़ लिए तो मतलब क्या? प्रतिच्छेदी है। बस बात खत्म। चलो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। अब अगर वो पढ़ लियो, समझ लियो ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम सही सही जवाब देना, गलत जवाब मत देना, एकदम सही सही जवाब देना। देखो देखो ये जगह 6x, देखो
हो जाएगा 6x प्लस 5y, इस साइड ले क्या हो -4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पी का मान 10 रख देना है। ठीक है, तो हो जाएगा 12x प्लस 10y प्लस में 8 बराबर 0। तो समीकरण नंबर 1 बन गया और ये समीकरण नंबर 2 बन गया। देखो जब तुलना करेंगे तो पता है ना, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 करते हैं, भाग दो 6 बटा 12, 5 बटा 10 और -4 बटे 8। अब देखो बराबर आ रहा है कि नहीं। मान लो अगर हम काट दिए 1 बटा 2 आएगा, काट दिए 1 बटा 2 आएगा, काट दिए 1 बटा 2 आएगा। तो देखो ये 1 बटा 2 आएगा, ये 1 बटा 2 है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं, क्योंकि माइनस में आएगा ना, तो ये बराबर नहीं है। तो जब स्टार्टिंग का दोनों बराबर, देखो जब तीनों होता है बराबर तो बोलते हैं समपाती है, लेकिन जब दो ठो बराबर है वो बराबर नहीं है तो बोलते हैं समांतर है। समांतर मतलब कोई हल नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं है। और सवाल में क्या बोला है कि जब p बराबर 10 हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये बात सत्य है, तो बोलेंगे हाँ सत्य है। जब हम p का मान 10 रखेंगे तो अनुपात निकालेंगे 1 बटा 2, 1 बटा 2, माइनस में 1 बटा 2 आ गया, बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये इसका कोई हल नहीं है। बोलेंगे कोई हल नहीं है मतलब ये सत्य है। ठीक है, ये चीज बोलो, बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। बताओ क्या आएगा। अल्फा का मान दिया है 5, ठीक है, और बीटा का मान दिया है -3। ठीक है, अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -3, तो द्विघात बहुपद क्या होगा ये पूछ रहा है। फटाक से बता दो क्या आएगा आंसर जल्दी से। देखो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है ना, एकदम सिंपल होता है। द्विघात, अगर तुम्हें केवल एक खो निकालना है द्विघात बहुपद ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला है यार, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एकदम सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे तो होता है के, लेकिन के लिखेंगे नहीं क्योंकि हमको एक को चाहिए, तो जाना दो, बस लिख दो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है 5 -3 प्लस 5 इंटू -3। अब इसी को सॉल्व कर लो, देख लो कितना आएगा, कर लो। तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे x भी रहेगा ना, माइनस में 5 15, इतना आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये आएगा हमारा द्विघात बहुपद। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कैसे बनाते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, इसे बोलते हैं मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, ऐसे भी याद होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बोलो समझ में आया। अगर समझ में आ गया है तो एक बार फटाक से तो एक बार देखें। जितने लोग को समझ में आ गया है एक बार फटाक से दांत चियारो। हाँ बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा। बोला है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। ठीक है, तो तुम सिंपल कर लो ना। बोला है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 है और गुणनफल -5 है। तो एक सिंपल काम करते हैं, एकदम सिंपल काम। सिंपल काम क्या, हम
योगफल और गुणनफल से बना लेते हैं एक द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात बहुपद। जो मैच कर जाएगा ऑप्शन वो सही हो जाएगा, क्योंकि हम किसको किसको चेक करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। हमको पता है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है। बस इसी में सबका मान रख देते हैं और क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर है, देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखो ये क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कितना दिया है, -4 दिया है, तो यहाँ पे -4 लग दो डायरेक्ट, -4 इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया है देख लो, -5 दिया है, तो यहाँ -5 रख दो, मूलों का गुणनफल -5 रख दो, बस डायरेक्ट हो जाएगा +4x माइनस में 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस में 4x माइनस में 5, ठीक है। देखो गलती मत करना, सुनो, देखो यहाँ पे क्या था, बहुपद के शून्यक, शून्यक मतलब अल्फा और बीटा का मान, तो यहाँ पे देखो मैं अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -3 दिया था, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं देखो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया है, मतलब हमको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दोनों का मान दिया है कि अल्फा प्लस बीटा करने पे -4 आएगा, ये मान दिया है, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल -5 आएगा, ये दिया है, तो दोनों में डिफरेंस है ना, कंफ्यूज मत होना भैया, नहीं तो चक्कर खा के गिर जाओगे ना। चलो आ जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ क्या आएगा आंसर। अब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि दांत दिखा दोगे। बताओ, चलो उधर नहीं जाते, इधर ही रहते हैं। बोला यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा, पूछा है, बता दो के का मान क्या है, ये पूछा है, बताओ भैया के का मान क्या होगा, फटाक से बता दो के का मान क्या होगा, जल्दी से। देखो अगर इससे हम कंपेयर करें, देखो ए का मान कितना आएगा, ए का मान ए आएगा, जो तुलना करोगे ऐसे, अगर तुलना करोगे द्विघात बहुपद से कि सर जी ए एक्स का स्क्वायर होता है प्लस में बी एक्स होता है प्लस में सी होता है, द्विघात बहुपद से कंपेयर करोगे तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान 1 आएगा, बी का मान माइनस में के आएगा, सी का मान 8 आएगा, ठीक है। बोला क्या है, बोला है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है, 6 दिया है। तो जो शून्यकों का योग होता है, फॉर्मूला पता है, शून्यकों का जो योग का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस में b/a, रख दो मान, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा 6 माइनस b का मान कितना है, देखो b का मान है -k, तो यहाँ -k रख दो, और यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 = k आ जाएगा, देख लो, बोलो समझ में आया कि नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। एक बार अच्छा सब लोग कमेंट करके बताओ कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इतना आराम से बता रहे हैं, उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बट अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। जिससे अगर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए, नेक्स्ट लेक्चर लेके आए, तो उसमें उस चीज़ को तुम्हें हम समझा सके और अच्छे से बता सके, ठीक है। चलो बात समझ में आ रही कि नहीं ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बताओ। हाँ देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, बताओ। बोला है कि 10 में कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो, ठीक है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, करो, कोई कर सकता है। 1/अल्फा, देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा है, जल्दी से बताओ। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा है, क्या होगा।
1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे, इस जगह अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जगह बीटा प्लस अल्फा। और इसी चीज को लिख सकते हैं, मतलब ये आगे पीछे कर दे, कोई दिक्कत तो है नहीं, प्लस में है ना, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, अरे फायदा क्या होगा तुम बताओ, अरे ये क्या है, मूलों का योगफल, क्या है, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस में बी बाई ए होता है, और फिर मूलों का गुणनफल कितना होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है, फिर ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, माइनस में बी बाई सी आएगा, ठीक है। अब बस बी और सी का मान निकालो, बताओ सब लोग बी का मान कितना आएगा, एक बार फटाक से, बी का और सी का मान कितना आएगा, जल्दी से, बी का और सी का मान कितना आएगा, अगर बी का और सी का मान निकाल लोगे, रख दोगे तो आंसर आ जाएगा भैया, और क्या, बताओ फटाक से, जल्दी से बोलो, बी और सी का मान क्या क्या, अरे भैया इसके पास जो होता है भैया ई बी होता है, और ई जो होता है वो सी होता है, तो -5 और 7, बस रखो यहाँ पे -5 और 7, माइनस माइनस 5 और 7 हो जाएगा कितना, 5/7, बस, और क्या, कोई दिक्कत परेशानी बोलो, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, नहीं ना, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आंसर तो टिक कर दे, आंसर कितना है, 5/7, 5/7, ये हमारा आंसर होगा 5/7, ठीक है। चलो अब आज का सबसे आखिरी सवाल, सबसे आखिरी सवाल है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बोला है, ठीक है, दो संख्याओं का मसा 27 है, लसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, बताओ फटाक से क्या होगी, तेजी के साथ जल्दी से बताओ बताओ बताओ, फॉर्मूला पता होगा तुम लोग को, ठीक है, पता होगा ना, मान लो मेरे पास अगर दो संख्याएं हैं तो बोलते हैं ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों का मसा, मतलब ए और बी का मसा गुणे ए और बी का लसा, याद है कि नहीं, बोलो, ए गुणे बी, तो ए बी का मसा और ए बी का लसा, और क्या, ठीक है, करो भैया, तो ए और बी पता है, एक संख्या 54 है तो मान लो 54 रख देते भैया, क्या दिक्कत है, 54 गुणे बी कर देते हैं, मौसा कितना है, देखो मौसा, मौसा निकालो, मौसा 27 है गुणे लसा कितना है, 162 है, बस सॉल्व कर लो इसको अब, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27 गुणे 162 बटा में 54, अब अगर है कोई माइल का लाल तो काट के आंसर बता दे, और क्या, देखो 5 से कट जाएगा, 54 से ये कटेगा, 5 ते 15, 4 ते 12, ये 3 बार में कट जाएगा, और 27 गुणे 3 कर लो, आंसर आ जाएगा, देखो 54 है ना, 54, 50 और 4, तो 5 ते 15, 150 हो जाएगा, 4 ते 12 हो जाएगा 62, तो 162 आएगा, 3 बार में कटेगा, तो 54 एक कम 54, 54 ते 162 आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो आराम से अपना 9 से काटना ना, 9 3 27, 9 6 54, फिर ऐसे से काटना, आराम से आएगा आंसर भाई, फिर 27 गुणे 3 कर लो, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 6 दू 9, आंसर आएगा 91, अरे 91 नहीं 81, 81, 3 दूना 6, 6 दू 8, 81 आएगा ना, गलत हो गया, गलत, 81 आएगा ना, 81, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 81, बोलो
सही बा कि ना? बोला भैया, सही बा ना हो? आंसर आएगा 81। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही झक्कास, एकदम लल्लन टॉप। ठीक है, चलो तो उम्मीद करेंगे आज की क्लास में तुम लोगों को कुछ आया होगा। अगर 50% आया है तो इसी सेम क्वेश्चन को एक बार तुम लोग घर पे खुद से लगाओगे तो 90% आ जाएगा, और तीसरी बार जब लगाओगे तो टोटल 100% हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा, कॉन्सेप्ट छप जाएगा, तरीका छप जाएगा, और आंसर भी छप जाएगा दिमाग में। ठीक है, अगर टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम में हमें 95% प्लस लेके आना है, कैसे भी करके तुम्हें हर एक चैप्टर को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा, हर एक सवाल को कम से कम 3 से 4 बार लगाना पड़ेगा रफ कॉपी में, और एक बार फेयर नोट्स में लगा के रखना पड़ेगा कि हम समय समय पर उसे रिवाइज करते रहें, देखते रहें, हफ्ते हफ्ते में उसे देखते रहें, तब जाके होगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलो तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा। सभी लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अच्छे से पढ़ो, और सभी लोग बोर्ड एग्जाम में अपना अच्छा परसेंटेज लेके आओ, जिससे हमको भी मजा आए, तुमको भी मजा आए। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय, टाटा।